दोस्तों एनएसए अजीत डोभाल की वो कौन सी सीक्रेट प्लानिंग थी जिसने बिना एक भी गोली चलाए म्यांमार के अंदर चाइना के सबसे बड़े प्रोजेक्ट को हाईजैक कर लिया और आज ड्रैगन वहां 47,000 करोड़ रुपए के खून के आंसू रो रहा है। चाइना को जिस बेशकीमती खजाने के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा घमंड था, भारत ने म्यांमार के काचिन राज्य की खदानों से वो खजाना रातों रात कैसे छीन लिया है। म्यांमार के खूंखार विद्रोही गुट आखिर चुन चुन करके चाइनीज प्रोजेक्ट्स को बॉम्ब से उड़ा रहे हैं। वही विद्रोही गुट भारतीय प्रोजेक्ट्स के सामने खुद सुरक्षा ढाल बनकर के खड़े हो गए। अगर कल को बांग्लादेश भारत को आंख दिखाने की जरूरत करता है तो म्यांमार में तैयार हो रहा भारत का वो प्लान बी क्या है जो पलक झपकते ही बांग्लादेश को चारों तरफ से लॉक कर देगा। दोस्तों 30 मई 2026 को बोध गया के अंदर म्यांमार के राष्ट्रपति और भारतीय लीडरशिप के बीच में बंद कमरों के अंदर ऐसा क्या हुआ था जिसके ठीक 16 दिन बाद ही शी जिनपिंग को म्यांमार के उसी राष्ट्रपति से मिन्नतें करनी पड़ गई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज जो कुछ हम जानने वाले हैं उसने चाइना की हालत खराब करके रखी हुई है। दोस्तों आज म्यांमार एशिया की जियोपॉलिटिक्स का सबसे बड़ा अखाड़ा बना हुआ है। एक तरफ ड्रैगन है जिसने अपने अरबों डॉलर झोंके हुए हैं, लेकिन आज वो पूरी तरह से ट्रैप हो चुका है। दूसरी तरफ भारत है जिसने बिना किसी शोर शराबे के अपनी साइलेंट डिप्लोमेसी के जरिए म्यांमार में वो खेल कर दिया है जिसकी भनक चाइना को तब लगी जब बाजी पूरी तरह से उसके हाथ से निकल चुकी थी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी मास्टर स्ट्रोक को डिकोड करेंगे। भारत ने म्यांमार के अंदर अपनी जड़ों को इतना गहरा कर लिया है कि अब चाइना की हर चाल उल्टी पड़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की तिकड़ी ने म्यांमार में जो चक्रव्यूह रचा है उसने न केवल चाइना को बैकफुट पर धकेल दिया है बल्कि हमारे पड़ोसी बांग्लादेश को भी कूटनीतिक रूप से घेरने का अचूक रास्ता तैयार कर लिया है। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है भारत की साइलेंट पावर और डोभाल जयशंकर के उस गेम प्लान से जिसे वेस्टर्न मीडिया कभी नहीं समझ पाया। दोस्तों आपको याद होगा जब 2021 के अंदर म्यांमार के अंदर सैन्य तख्तापलट हुआ था तो अमेरिका और यूरोप के देशों ने तुरंत म्यांमार के ऊपर भारी सैंक्शंस लगा दिए। उन्होंने म्यांमार को एक अछूत देश बना दिया। चाइना इसी मौके की ताक में था। उसने सोचा कि अब म्यांमार पूरी तरह से उसके कर्ज के जाल में फंस जाएगा और वो उसे अपना आर्थिक गुलाम बना लेगा। लेकिन दोस्तों भारत ने यहाँ एक अलग और बेहद यथार्थवादी यानी कि प्रैग्मेटिक कूटनीति अपनाई। भारत जानता था कि मॉरल पुलिसिंग से देश की सुरक्षा नहीं होती है। एनएसए अजीत डोभाल ने म्यांमार के अंदर अपना डीप स्टेट ऑपरेशन स्टार्ट किया। दोस्तों ये एक टू प्रोंग्ड यानी कि दोहरी रणनीति थी। पहला कदम था जुंटा के साथ में सीधा संपर्क। भारत ने साफ कर दिया कि वो म्यांमार के आंतरिक मामलों के अंदर यानी वहां लोकतंत्र है या सैन्य शासन, इसके अंदर कोई दखल नहीं देगा। भारत के लिए म्यांमार की स्थिरता और अपनी सीमा की सुरक्षा सबसे ऊपर है। दूसरा और सबसे खतरनाक कदम था विद्रोही गुटों के साथ भी बैक चैनल वार्ता करना। दोस्तों म्यांमार के राखाइन और चिन स्टेट्स के अंदर अराकान आर्मी और चिन नेशनल फ्रंट जैसे हथियारबंद विद्रोही गुटों का भारी दबदबा है। डोभाल की खुफिया रणनीतियों और ग्राउंड नेटवर्क्स ने ये सुनिश्चित किया कि भारत के कलादान प्रोजेक्ट और दूसरी संपत्तियों को इन विद्रोही गुटों से एक खरोंच तक न आए। भारत ने बहुत ही सधे हुए कदमों से म्यांमार की सेना और वहां के स्थानीय विद्रोही गुटों दोनों के बीच में अपनी साइलेंट एक्सेप्टेंस बनाई। एक तरफ डोभाल ग्राउंड के ऊपर ऑपरेशन चला रहे थे तो दूसरी तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूनाइटेड नेशंस और आसियान कंट्रीज के वैश्विक मंचों के ऊपर म्यांमार के लिए एक कूटनीतिक ढाल का काम किया। जब पूरी दुनिया म्यांमार को अलग थलग कर रही थी तब जयशंकर ने स्पष्ट किया कि भारत अपने पड़ोसी को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत म्यांमार एक ब्रिज है, कोई समस्या नहीं है। और इसी पॉलिसी का क्लाइमेक्स तब देखने को मिला
जब 30 मई 2026 को म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग अचानक भारत के बोध गया के अंदर उतरे, पूरी दुनिया के बॉयकॉट के बावजूद भारत ने दिलदारी दिखाते हुए उनका बाहें फैलाकर के स्वागत किया। ये कूटनीति इतनी सटीक थी कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने अपने पहले बड़े आधिकारिक विदेश दौरे के लिए चाइना को छोड़कर के भारत को चुना। बोध गया से लेकर के नई दिल्ली तक चली इस 5 दिन की सीक्रेट पावर मीटिंग ने चाइना के अंदर सचमुच भूकंप ला दिया। जिनपिंग को समझ में आ गया कि म्यांमार अब उनके हाथ से निकलता जा रहा है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आखिर चाइना इतना परेशान क्यों है और वो खून के आंसू क्यों रो रहा है। तो दोस्तों इसके पीछे का डेटा और जुलाई 2026 तक का जो अपडेटेड आंकड़ा है वो आपके होश उड़ा देगा। चाइना ने म्यांमार के अंदर चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत अरबों डॉलर फूके हैं। उसका मकसद था कि अगर कभी युद्ध हुआ और अमेरिका ने या फिर भारत ने मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया तो चाइना के कारखाने तक तेल और गैस की सप्लाई बंद ना हो जाए। इसी सोच से चाइना ने $2.5 अरब यानी कि करीब 24,000 करोड़ रुपए खर्च करके म्यांमार के क्याक्यू पोर्ट से लेकर के चाइना के यूनान प्रांत तक तेल और गैस की पाइपलाइंस बिछाई। लेकिन दोस्तों ऑपरेशन 1027 के बाद में म्यांमार का जो भीषण गृह युद्ध छिड़ा उसने इस पाइपलाइन को मौत के कुएं में तब्दील कर दिया। दोस्तों आज हालात ये हैं कि चाइना को अपनी ही पाइपलाइन बचाने के लिए म्यांमार की सेना और विद्रोही गुटों दोनों को भारी प्रोटेक्शन मनी देनी पड़ रही है। दोस्तों सिर्फ यही नहीं, कुनमिंग से म्यांमार के बंदरगाहों तक $9 अरब की जो रेलवे लाइन बिछनी थी वो जमीन पर उतर भी नहीं पाई। विद्रोही गुटों के हमलों और अस्थिरता ने चाइनीज इंजीनियर्स को रातों रात वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। लेकिन दोस्तों खेल के अंदर असली ट्विस्ट यहां पर आता है। म्यांमार की आम जनता और विद्रोही गुटों के अंदर चाइना के खिलाफ भारी गुस्सा है। चाइना के ऊपर आरोप है कि वो केवल म्यांमार के संसाधनों को लूट रहा है, उन्हें डेट ट्रैप के अंदर फंसा रहा है और अपनी दादागिरी चला रहा है। इसके ठीक उलट भारत का अप्रोच पूरी तरह से क्षमता निर्माण, कनेक्टिविटी और जन कल्याण के ऊपर टिका हुआ है। भारत म्यांमार के अंदर हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और आईटी सेंटर्स बना रहा है जिसका सीधा फायदा आम इंसानों को हो रहा है। लिहाजा म्यांमार के लोग और विद्रोही गुट भी भारतीय प्रोजेक्ट्स का सम्मान कर रहे हैं। दोस्तों जुंटा का चाइना से मोह भंग हो चुका है और भारत पर उनका अटूट विश्वास कायम हो चुका है। अब दोस्तों उस खजाने की बात करते हैं जिसने दुनिया भर की टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर तहलका मचा रखा है। हम बात कर रहे हैं रेयर अर्थ मिनरल्स की। दोस्तों आधुनिक टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, बैटरीज, पवन ऊर्जा संयंत्र, मोबाइल फोन और यहाँ तक कि मिसाइल और रडार जैसी रक्षा उपकरणों के अंदर भी ये रेयर अर्थ मिनरल्स संजीवनी का काम करते हैं। पूरी दुनिया में इन खनिजों के उत्पादन का 60% और प्रोसेसिंग का 85% हिस्सा अकेले चाइना कंट्रोल करता है। चाइना का यही एकाधिकार उसे अमेरिका के सामने भी आंखें दिखाने की ताकत देता है। लेकिन दोस्तों इस वक्त के जो ताज़ा घटनाक्रम हैं उनके मुताबिक भारत ने म्यांमार के साथ में जो रेयर अर्थ एग्रीमेंट साइन किया है उसने चाइना की इस बादशाह के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। दुनिया भर के अंदर मिलने वाले भारी रेयर अर्थ खनिजों का लगभग आधा हिस्सा म्यांमार के काचिन राज्य की खदानों से निकाला जाता है। अब तक चाइना म्यांमार से मिट्टी के भाव में वो कच्चे माल को खरीद रहा था और अपनी फैक्ट्रीज के अंदर प्रोसेस करके दुनिया को महंगे दामों पर बेच रहा था। लेकिन दोस्तों अब भारत को इस खजाने का सीधा रास्ता मिल गया है। सरकारी कंपनी IREL और कुछ प्राइवेट भारतीय कंपनियों ने म्यांमार के साथ में सीधे समझौते कर लिए हैं। अब म्यांमार का रेयर अर्थ सीधे भारत के कारखानों के अंदर आएगा। भारत ने म्यांमार को तकनीक देने का वादा भी किया है ताकि वो खुद भी इसे प्रोसेस कर सके। दोस्तों ये एक विन विन सिचुएशन मॉडल है। इससे न केवल भारत की चाइना पर से डिपेंडेंसी कम होगी बल्कि भारत ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर भी चाइना का एक मजबूत विकल्प बनकर के उभरेगा। म्यांमार का ये खजाना अब ड्रैगन के जबड़े से निकल करके भारत की झोली में आ रहा है और यही वो सबसे बड़ी वजह थी कि 16 जून 2026 को शी जिनपिंग ने घबराहट में म्यांमार के राष्ट्रपति को आनन फानन के अंदर बीजिंग बुलाया और उन्हें रोकने के लिए
18 समझौतों का जाल फेंका, लेकिन दोस्तों तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यहाँ दोस्तों एक बहुत बड़ा सवाल भी उठता है कि आखिर भारत को म्यांमार की इतनी सख्त जरूरत क्यों है। दोस्तों भारत इस मामले के अंदर इतना एग्रेसिव क्यों खेल रहा है, ये बड़े सवाल हैं और इसका जवाब सिर्फ चाइना नहीं है, इसका जवाब भारत का अपना नॉर्थ ईस्ट और एक और पड़ोसी देश है और वो है बांग्लादेश। दोस्तों दक्षिण एशिया की बिसात के ऊपर बांग्लादेश एक बेहद महत्वपूर्ण मोहरा है। हालांकि भारत और बांग्लादेश के संबंध ऐतिहासिक रूप से काफी मजबूत रहे हैं, लेकिन जियोपॉलिटिक्स के अंदर कभी भी एक विकल्प के ऊपर निर्भर नहीं रहा जा सकता है। फ्यूचर के अंदर यदि बांग्लादेश में कोई कट्टरपंथी सत्ता आती है या फिर चाइना के प्रभाव में आकर के बांग्लादेश भारत को अपनी पारगमन यानी कि ट्रांजिट सुविधाएं देने से इनकार कर देता है, तो भारत के पास में क्या ऑप्शंस होंगे और यहीं पर म्यांमार भारत के लिए बांग्लादेश को काउंटर करने और उससे रणनीतिक रूप से घेरने का सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। दोस्तों इस नक्शे को जरा ध्यान से देखिए। दोस्तों बांग्लादेश तीन तरफ से भारत से और एक तरफ से बंगाल की खाड़ी से घिरा है, लेकिन बांग्लादेश की एक छोटी सी सीमा लगभग 271 किलोमीटर म्यांमार से भी लगती है। म्यांमार के अंदर भारत को मजबूत सैन्य और कूटनीतिक उपस्थिति का मतलब है कि भारत बांग्लादेश को हर तरफ से कूटनीतिक और रणनीतिक रूप से ब्लॉक कर सकता है। अगर बांग्लादेश कभी भारत के खिलाफ चाइना का कार्ड खेलता है तो भारत म्यांमार के जरिए उस पर जबरदस्त दबाव बना सकता है। भारत लंबे टाइम से अपने उत्तर पूर्वी राज्यों के अंदर माल की सप्लाई के लिए बांग्लादेश के चटगांव और मोंगला बंदरगाह के ऊपर डिपेंडेंट रहा है। इसके लिए बांग्लादेश कई बार राजनीतिक सौदेबाजी भी करता है, लेकिन भारत ने इसका परमानेंट इलाज निकाल लिया है, जिसका नाम है कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। दोस्तों ये प्रोजेक्ट कोलकाता बंदरगाह को समुद्र के रास्ते सीधे म्यांमार के सितवे पोर्ट से जोड़ता है और वहां से नदी और सड़क मार्ग के जरिए सीधे मिजोरम के अंदर एंट्री देता है। इसका समुद्री हिस्सा चालू हो चुका है और 2027 तक इसके पहाड़ी सड़क मार्ग को भी पूरा करने का टारगेट है। दोस्तों जैसे ही ये पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा, भारत ने बांग्लादेश के हाथ से ब्लैकमेलिंग का टूल हमेशा के लिए छीन लिया होगा। अब दोस्तों अगर बांग्लादेश रास्ता बंद करता है तो भारत अपना माल म्यांमार के रास्ते आराम से मिजोरम और त्रिपुरा पहुंचा सकता है। इसके साथ ही भारत उस सबसे बड़े डर को भी खत्म कर रहा है जिसे चिकन नेक या फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है। दोस्तों भारत का मुख्य भूभाग उत्तर पूर्व से केवल 22 किलोमीटर सकरे कॉरिडोर से जुड़ता है। युद्ध की स्थिति के अंदर चाइना इसे काट करके नॉर्थ ईस्ट को अलग करने की कोशिश कर सकता है, ऐसा सपना वो अक्सर देखता भी है। लेकिन म्यांमार के रास्ते सितवे पोर्ट और लगभग 1360 किलोमीटर लंबा त्रिपक्षीय जलमार्ग जो मणिपुर के मोरेय से म्यांमार होते हुए सीधे थाईलैंड तक जाता है, भारत को वो एक ऐसा अल्टरनेटिव रूट दे रहा है जिसने चाइनीज सेना के पसीने छुड़ा दिए हैं। दोस्तों अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर ब्लॉक भी हो जाए तो पूरा नॉर्थ ईस्ट म्यांमार के रास्ते सीधे समुद्र और आसियान कंट्रीज के मार्केट से जुड़ जाता है। दोस्तों ये भारत की एक्ट ईस्ट नीति की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक जीत है। अगर दोस्तों आपको लग रहा है कि बात सिर्फ सड़कों और खदानों तक सीमित है तो आप गलत हैं। भारत ने चाइना को इकोनॉमी के मोर्चे पर भी जो चोट दी है उसकी गूंज बीजिंग के बैंक्स के अंदर तेजी से सुनाई दे रही है। दोस्तों साल 2025-26 के अंदर भारत और म्यांमार का द्विपक्षीय व्यापार करीब 1.95 अरब डॉलर पार कर गया। इस व्यापार को और ज्यादा बढ़ाने के लिए भारत और म्यांमार ने डॉलर और चाइनीज युआन को सिस्टम से ही बाहर निकाल दिया है। दोनों देशों ने रुपया और कयात पेमेंट मैकेनिज्म लागू कर दिया है। इसका सीधा मतलब ये है कि अब दोनों देश अपनी स्थानीय मुद्राओं के अंदर सीधा लेन देन कर रहे हैं। दोस्तों इस कदम से चाइना का आर्थिक वर्चस्व टूट रहा है और म्यांमार के बाजारों के अंदर भारतीय रुपए की पावर लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा सुरक्षा के मोर्चे पर भी भारत ने बड़ा गेम किया है। एक समय था दोस्तों जब उत्तर पूर्व के उग्रवादी गुट म्यांमार के जंगलों के अंदर छिप जाते थे और भारत के लिए सिरदर्द बने हुए थे, लेकिन डोभाल की कूटनीति और म्यांमार सेना के सहयोग से भारत ने ऑपरेशन सनराइज जैसे कई सफल ज्वाइंट ऑपरेशन चलाए हैं। आज म्यांमार ने भारत को पक्का भरोसा दिया है और जमीन पर साबित भी किया है कि वो अपनी धरती का इस्तेमाल भारत विरोधी तत्वों के लिए कभी भी नहीं होने देगा। इतना ही नहीं दोस्तों, चाइना की नज़र बांग्लादेश के कोकस बाजार और म्यांमार के
प्याऊ पर थी ताकि वो बंगाल की खाड़ी के अंदर भारतीय नौसेना को चुनौती दे सके और अपनी स्ट्रिंग ऑफ पल्स की नीति को अंजाम दे सके। लेकिन भारत ने म्यांमार के कोको आइलैंड्स के पास में अपनी निगरानी को बढ़ा दिया है और 2026 के अंदर ही म्यांमार की नौसेना के साथ में अपने संयुक्त युद्धाभ्यास इतने तेज कर दिए हैं कि बंगाल की खाड़ी के अंदर चाइना की एंट्री इम्पॉसिबल सी हो रही है। दोस्तों, अगर हम जुलाई 2026 के इस पूरे सिनेरियो का कंक्लूजन निकालें तो स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। म्यांमार आज एक्ट ईस्ट का स्वर्णिम द्वार बन चुका है। चाइना ने म्यांमार को केवल एक गैस स्टेशन और ट्रांजिट रूट समझा। उसने स्थानीय लोगों की भावनाओं को कुचला और जुंटा को ब्लैकमेल किया। नतीजा ये है कि आज चाइना वहां फंसा हुआ है, उसके प्रोजेक्ट तबाह हो रहे हैं और उसे अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। वहीं भारत ने सम्मान, समानता और पारस्परिक लाभ का मॉडल अपना लिया। दोस्तों, मोदी सरकार की दूरदर्शिता, डोभाल की ग्राउंड लेवल खुफिया रणनीति और जयशंकर की बेबाक वैश्विक कूटनीति ने म्यांमार को ये समझा दिया है कि उसका सुरक्षित भविष्य बीजिंग की कर्ज वाली जाल वाली नीति के अंदर नहीं है, बल्कि नई दिल्ली की सबका विकास और सबका साथ वाली नीति के अंदर है। रेयर अर्थ खनिजों की ऐतिहासिक डील, त्रिपक्षीय राजमार्ग का पूरा होना, रुपया कयात व्यापार की शुरुआत और म्यांमार सेना का भारत पर अटूट विश्वास, ये सिर्फ कागज पर साइन की गई संधियां नहीं हैं। ये एशिया के पावर बैलेंस को हमेशा के लिए भारत के पक्ष में झुकाने वाला वो मास्टर स्ट्रोक है जिन्होंने बीजिंग की नींद उड़ा दी है। दोस्तों, म्यांमार के रास्ते भारत न केवल अपनी ऊर्जा और तकनीकी सुरक्षा कर रहा है, बल्कि चाइना को उसी के खेल में मात दे रहा है और जरूरत पड़ने पर बांग्लादेश के लिए एक सख्त लक्ष्मण रेखा भी खींच रहा है। पूरी दुनिया आज दंग है कि कैसे शांति, साइलेंट डिप्लोमेसी और रणनीतिक सूझबूझ के साथ में भारत ने बिना एक भी गोली चलाए चाइना के अरमानों के ऊपर पानी फेर दिया है। दोस्तों, ये नया भारत है जो शोर कम मचाता है, सीधा चेकमेट करता है। अब दोस्तों, सवाल आपके लिए है, आपको इस पूरे मामले पर क्या कुछ लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दें। नमस्कार।